हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा एक्सेल के ऊपर बेस्ड है कि एक्सेल के अंदर आपके फार्मूले या फंक्शंस को हम कैसे यूज़ करेंगे, और इसके अलावा किस किस टाइप के फार्मूले या फंक्शंस जो हैं वो हमारे एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ऑलरेडी हमें दिए गए हैं। इसके अलावा और हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि सेल रेफरेंसिंग आपकी क्या है। सेल रेफरेंसिंग हम किसे कहेंगे, कितने टाइप की होती है वो हम पढ़ेंगे। 3 टाइप की सेल रेफरेंसिंग हमें पढ़नी है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। तीनों में डिफरेंस हम समझेंगे। इसके अलावा सेल रेफरेंसिंग को हम एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी एक एक्सेल शीट से दूसरी एक्सेल शीट में हम सेल रेफरेंसिंग को कैसे यूज़ करेंगे। कितने टाइप के हमारे डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऑलरेडी हमारे अवेलेबल हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे। सॉर्टिंग किसे कहते हैं और फिल्टरिंग किसे कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। डाटा की फिल्टरिंग और डाटा की सॉर्टिंग, ये चीज़ें क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे फिल्ट्रेशन को, और कस्टम फिल्टर की रेंज जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। गोल सीक क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हमने इसके अंदर कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न हाउ टू राइट सिंपल फार्मूला। कह रहा है जो पिछली क्लास थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि आप सिंपल फार्मूलेज को हम कैसे यूज़ करते हैं। एंड क्रिएट हैंडी वर्कशीट, और हैंडी वर्कशीट कैसे बनाते हैं। हैंडी वर्कशीट मतलब जिसके ऊपर हम इजीली काम कर पाएँ, कैलकुलेशंस को कर पाएँ। तो एक्सेल जो है हमारा, एक्सेल सॉफ्टवेयर का हमारा क्या काम है, आपके डाटा को टेबल की फॉर्म में या आपकी शीट्स की फॉर्म में आपका सेव करना, और उनके ऊपर हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कह रहे हैं इन दिस चैप्टर वी लर्न हाउ टू राइट एडवांस फार्मूला। हमने प्लस माइनस सम वाला फार्मूला और आपका मर्जिंग वाला फार्मूला, इसके अलावा काउंट वाला फार्मूला, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एडवांस जो फार्मूले हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है सेल रेफरेंसिंग मेथड एंड मेक यूज ऑफ वेरियस फंक्शन इन एमएस एक्सेल। जो सेल रेफरेंसिंग मेथड है और दूसरे जो अलग अलग फंक्शन है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग की। अब सबसे पहले बात आती है सेल रेफरेंसिंग क्या है। तो देखिए हमें एक चीज़ क्लियर है, इस कंसेप्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी किसी भी एक्सेल शीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका एक तो कॉलम्स होते हैं जो वर्टिकली हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं। और एक आपके जो हॉरिजॉन्टली होते हैं ये इस टाइप से, वो हमारी क्या कहलाती हैं, रो कहलाती है। क्या कहलाती हैं, रोज। तो जो हॉरिजॉन्टली है वो तो आपकी रो हो गई, और जो वर्टिकली है वो आपके क्या हो गई, कॉलम हो गई। तो हमें एक चीज़ क्लियर है कि जब एक रो, एक से ज़्यादा रो या एक से ज़्यादा कॉलम एक दूसरे को काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो हमारी क्या बनती है, एक सेल बनती है। एक ये देखो बॉक्स बन रहा है, यहाँ से कॉलम इधर से गया और इधर से रो गई। तो दोनों जहाँ आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, इन चार कोनों पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, एक सेल बन गई। ये हमारी क्या बन गई, एक सेल बन गई। तो जब भी आपकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं। तो ये चीज़ हमें पहले से ही क्लियर है कि हमारे एक्सेल शीट में आपकी बहुत सारी रो और कॉलम का कम्बिनेशन होता है। जब वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो हमारी क्या बनती है, आपकी सेल बनती है। अब बात आती है कि आपकी सेल का, जो भी सेल आपकी बनी है, जो आपकी सेल बनी है, इस सेल का एक एड्रेस होता है। क्या होता है, एड्रेस। ठीक, जैसे हमारे घरों का एड्रेस होता है, तभी तो हम अपने घर पर पहुंच पाते हैं, या हमारे घर तक कोई लेटर पहुंच पाता है, या हमारे घर तक कोई बंदा पहुंच पाता है जब हम उसको एड्रेस देते हैं। तो इसी तरीके से हर एक सेल का, हर एक इस बॉक्स का एक एड्रेस होता है, और उस एड्रेस को निकालने का एक तरीका है। तो वो तरीका भी हम देखेंगे, समझेंगे कैसे वो तरीका काम करता है, और ये भी समझेंगे कि उस तरीके से सेल रेफरेंसिंग का क्या लेना देना है। तो देखिए
हमें एक चीज़ पता है, हमारे जो एक्सेल शीट है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अगर आप नीचे देखेंगे तो हम नीचे वाली ही एक्सेल शीट ले लेते हैं जो आपकी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक, ये हमारी क्या है, एक्सेल शीट। ठीक, तो एक्सेल शीट में ये तो हमारे क्या है, कॉलम्स हैं, और ये क्या है, इस तरीके से ये आपकी रो है, ये आपके कॉलम ए बी सी डी ई, इस तरफ से ये जितने भी हैं ये आपके क्या है, कॉलम है। ठीक, ये हमारे कॉलम है, और ये 1 2 3 आपके जो लेफ्ट साइड में दिखा रहा है ये आपकी क्या है, रो। ये हमारी क्या है, रोज। तो एक दूसरे को जब ये काटती है, देखिए इधर से आपका ये कॉलम आया और इधर से रो आई, तो हमारी क्या बन गई, सेल बन गई। ठीक, खाली कॉलम से हमारी सेल नहीं बनती, जब हमारा एक रो और एक कॉलम एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, सेल बन जाती है। अब अगर आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे ए बी सी डी इस तरीके से आपकी क्या दी गई है, अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, और लेफ्ट में देखेंगे तो नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जो ए बी सी डी ई एफ है ये तो हमारे किसको बताते हैं, कॉलम को। ठीक, और 1 2 3 4 ये हमारे क्या बताते हैं, रोज को। ठीक, ये तो हमारा बताएगा कॉलम को और ये बताएगा रोज को। तो इसको चलिए समझते हैं एक तरीके से कि हम किसी भी सेल का एड्रेस कैसे निकालेंगे, वो हम एक बार समझते हैं। देखिए आपको मैं एक बार करके बताता हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। देखिए, सपोज करिए हमारी एक्सेल शीट है। ठीक, जैसे मैंने एक्सेल शीट अभी आपको आपकी बुक में दिखाई थी उसी टाइप की एक्सेल शीट मैं एक बना रहा हूँ, सिर्फ हमारे समझने के पर्पज़ के लिए। इस तरीके से आपकी एक एक्सेल शीट बनी हुई है। ठीक, एक्सेल शीट में हमने ये देख लिया कि आपके ऊपर की साइड में तो क्या लिखे होते हैं, ए बी सी, ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉलम्स को। ठीक, और आपके लेफ्ट साइड में क्या बने होते हैं, 1 2 3 एंड 4, इस टाइप से नंबरिंग बने होते हैं। तो ये तो हमारी क्या है, सारी रोज हैं। ठीक बेटा, और ये हमारे क्या है, सारे कॉलम है। ये हमारे क्या है, कॉलम्स। अब हमने एक चीज़ समझ ली थी कि जब भी आपकी एक रो और एक कॉलम एक दूसरे को काटेगा तो हमारा क्या बनेगा, आपकी एक सेल को क्रिएट करता है। ये हमारी सेल बन गई। ठीक, ये हमारी क्या बनेगी, सेल बन गई। अब जब भी हम एक्सेल में काम करते हैं तो हर एक सेल का हमारा क्या होता है, सेल एड्रेस होता है। क्या होता है, सेल का एड्रेस होता है। अब बात आती है सेल के एड्रेस को निकालेंगे कैसे। तो जब भी आप किसी सेल एड्रेस को निकालते हैं तो सेल एड्रेस को, सेल को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ी, एक तो कॉलम की, तो कॉलम की प्लस रो की। तो सेल एड्रेस भी आपका उसी तरीके से निकलता है कि कौन सा कॉलम और कौन सी रो एक दूसरे को बाइसेक्ट की जिससे कि वो सेल बनी। ठीक, समझते हैं। देखिए अगर मैं इस सेल की बात करूँ, इस वाली की, ये जो बाइसेक्ट करके बनी, इस वाली सेल की अगर हम बात करें, केवल इसका एड्रेस हमें निकालना है तो ऊपर देखें, ऊपर क्या है, कॉलम का एड्रेस क्या है, ए। मैंने क्या लिख दिया, ए। ठीक, ऊपर क्या है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए कॉलम का एड्रेस है, ए नंबर कॉलम। ठीक, लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो क्या है, 1। ठीक, लेफ्ट में क्या है, 1, और 1 हमारा क्या बता रहा है, ये रो बता रहा है। ठीक, तो इस सेल का एड्रेस, इस सेल का एड्रेस हमारा क्या हो गया, हम इन दोनों के बीच में, इनको अलग करने के लिए बीच में कॉलन लगा देते हैं। तो इस सेल का एड्रेस हो गया A:1। ठीक, जब भी आपको इस टाइप का एड्रेस लिखा मिले तो आप समझ जाइए ये वाला जो पहला लेटर है ये तो बता रहा है कॉलम को, और जो दूसरा वाला लेटर है वो बता रहा है आपकी रो नंबर को। तो ये हमारा क्या बन गया, सेल का एड्रेस। तो इस सेल का एड्रेस क्या है, A1। ठीक, सेल का एड्रेस क्या हो गया हमारा, A1। ठीक, ए नंबर कॉलम और 1 नंबर रो। इसी तरीके से
अब हम अगर इसका निकालें, सपोज करें इस वाली सेल का अगर हम निकालते हैं तो वही हमारा तरीका। सबसे पहले हम टॉप में देखेंगे कौन सा कॉलम है, सी को हमने लिख लिया, ठीक। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो कैसा है, यहाँ पे आपका नंबर कितना है 1, ये तो 1 ही रहा, तो इसका सेल एड्रेस कितना हो गया C1, ठीक। ये आपका क्या हो गया, सेल एड्रेस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, सेल एड्रेस को निकालते हैं। तो ये चीज़ हमें क्लियर होगी कि सेल एड्रेस हमारे कैसे निकले। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज करें हमने एक एग्जाम्पल आपका लिया है ये वाला, इस सेल का एड्रेस हमें निकालना है जी। तो इस सेल का एड्रेस हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप में जाएंगे। टॉप में गया, मैं क्या दिख रहा है मुझे, बी, मैंने क्या लिखा, बी। इधर में गया लेफ्ट में, तो लेफ्ट में कितना नंबर आ गया 3, तो इसका सेल का एड्रेस क्या हो गया B3। ये हमारा सेल एड्रेस हो गया B3। इस सेल का एड्रेस मेरा क्या है, B3। तो ये हमें चीज़ क्लियर होगी कि हमें सेल एड्रेस को कैसे निकालना है। सबसे पहले कॉलम देखें कौन सा कॉलम है, फिर उसका रो नंबर देखें और उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेल का एड्रेस आ जाएगा। अब आते हैं वापस अपने इसके अंदर, बुक के अंदर। अब बुक के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम पेन चीज डिस्कस करते हैं, सेल रेफरेंसिंग क्या है। हमें सेल एड्रेस निकालना आता है, तो सेल रेफरेंसिंग क्या है, कह रहा सेल रेफरेंसिंग मीन हाउ ए सेल एड्रेस बिहेव इन द फॉर्मूला व्हेन इट इज कॉपीड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। कह रहा सेल का जो एड्रेस है, किसी सेल के अंदर अगर आपने, ये देखो सेल के अंदर अगर आपने कोई फार्मूला लिखा और उस फार्मूले को किसी दूसरी सेल में कॉपी किया, तो दूसरी सेल में कॉपी करने के बाद वो फार्मूले के अंदर का जो एड्रेस है सेल का, वो कैसे काम करता है, वही हमारी क्या कहलाती है, सेल रेफरेंसिंग है। देखिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज इस सेल में मैंने कोई फार्मूला लिखा A1 प्लस A2, ठीक। फार्मूला लिखने के बाद, एंटर करने के बाद मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इस दूसरी सेल जो थी इसके साथ वाली खाली वाली उसमें पेस्ट कर दिया। तो जब यहाँ पेस्ट हुआ फाइनली आपका ये फार्मूला, तो अब ये फार्मूला जो है वो कौन से सेल एड्रेस को उठा रहा है, या किस सेल एड्रेस को ये ले रहा है, वही हमारी क्या कहलाती है, सेल रेफरेंसिंग। कौन सी सेल को रेफर कर रहा है, कौन सी सेल को देख रहा है, कौन सी सेल के ऊपर काम कर रहा है, वही हमारी क्या कहलाती है, सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग हमारी जो है दी हुई है 3 टाइप की होगी। पहली कहलाएगी रिलेटिव, दूसरी एब्सोल्यूट और तीसरी मिक्स्ड, ठीक। हमें सेल एड्रेस निकालना आता है तो हम कैसे चेक करेंगे कि रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है या रेफरेंसिंग है। अब देखिए इसमें वही लाइन भी है जो मैंने आपको बताई थी कि एड्रेस कैसे निकालते हैं। कह रहा है एवरी सेल हैज़ ए नेम नोन एज इट्स एड्रेस। कह रहा है हर एक सेल का नाम होता है और वो नाम क्या होता है, उसका एड्रेस होता है। विच इज़ मेड अप ऑफ, जो कि किससे बना होता है, कॉलम पार्ट एंड ए रो पार्ट। कॉलम प्लस रो पार्ट दोनों से मिलकर बना होता है। तो कॉलम पार्ट और रो पार्ट हमें पता है कि हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, ये यानी आपका कॉलम, ये यानी आपका रो। कह रहा है इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव। कह रहा है उसको रिलेटिव कब कहेंगे, जब दोनों पार्ट आपके फिक्स नहीं होंगे। फिक्स नहीं होंगे मतलब ना ही कॉलम फिक्स होगा ना ही रो फिक्स होगी। अगर हम उसको एक सेल से दूसरी सेल में कॉपी करते हैं तो वो सेल एड्रेस अपने आप क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अगर चेंज होते हैं सेल का एड्रेस, रो का भी और आपके कॉलम का भी, तो कहलाएगा रिलेटिव। और अगर वो दोनों एड्रेस चेंज नहीं होते, यानी A1 जैसा हमने लिखा था उसको हमने दूसरी सेल में भी कॉपी कर लिया, फिर भी वो A1 ही रहा, फिर भी वो क्या रहा, A1 ही रहा, तो उस केस में वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी उसके ना रो नंबर में कोई चेंज आया ना कॉलम नंबर में कोई चेंज आया। लेकिन कॉलम नंबर और रो नंबर अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा रिलेटिव।
अगर दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा, फिक्स है दोनों, तो एब्सोल्यूट। और अगर दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज हो रही है, सपोज A1 लिखा हमने, उसके बाद हमारा हो गया कॉपी करने के बाद B1, 1 तो 1 ही रहा, लेकिन क्या चेंज हो गया, B चेंज हो गया, कॉलम चेंज हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड रेफरेंसिंग, यानी जिसके अंदर एक चीज़ तो आपकी क्या होगी, चेंज होगी, या तो कॉलम या फिर रो। यही हमारी 3 टाइप की रेफरेंसिंग आपकी कहलाती है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम, बुक में जो एग्जांपल दिया है उससे समझते हैं। देखिए रिलेटिव रेफरेंसिंग का कह रहा था, सेल रेफरेंसिंग इन दिस टाइप इज ए नॉर्मल सेल एड्रेस लाइक A1 A1 C3 H5 एक्सेट्रा। कह रहा है इस टाइप की सेल रेफरेंसिंग में जो आपके सेल का एड्रेस होता है वो इसी तरीके का होता है, A1 C3 H5 इस तरीके। ये हमने देख लिया हमें कैसे निकालते हैं सेल एड्रेस। कह रहा है इन रिलेटिव रेफरेंसिंग में जब भी हम फॉर्मूले को कॉपी करते हैं दूसरे सेल के अंदर, तो वो चेंज हो जाता है इन द पोजीशन ऑफ सेल पॉइंटर, कि अब जो सेल है वो कौन सी है उसके हिसाब से। ठीक, कह रहा है इफ यू कॉपी द फार्मूला अक्रॉस रो और डाउन कॉलम द फार्मूला और सेल रेफरेंसिंग चेंजेस ऑटोमेटिकली। कह रहा है अगर हम फार्मूले को कॉपी करें रोज के अंदर या कॉलम के अंदर, तो अपने आप फार्मूले के अंदर का जो एड्रेस है वो अपने आप क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। आप देखिए इसने एक एग्जांपल दिया है, कह रहा है फार्मूला इन D4 कौन सी है, D तो ये है, कॉलम D पे आ गई, 4 कौन सी है, ये है, तो D4 हमारी कौन सी सेल है, ऊपर से D इधर से 4, ये हमारी क्या होगी, आपकी D4 होगी। ठीक, ये आपकी D वाली और ये आपकी 4 वाली, तो ये वाली सेल की बात कर रहा है, ये कौन सी सेल की, इस सेल की बात। ठीक, तो इस सेल के अंदर आपका फार्मूला क्या है, B4 इंटू C4। ठीक, हमने फार्मूला लिख लिया, और जब हमने इसी फार्मूले को नीचे वाली सेल में कॉपी किया, देखो यहाँ पे नीचे वाली सेल अगर आप देख रहे हो, तो जब इसमें कॉपी हुआ तो यहाँ देखो ये B4 था, B4 का क्या बन गया 5, और C4 का बन गया C5, अपने आप चेंज हो गया। इसी तरीके से फिर से हमने नीचे वाले में कॉपी किया, तो देखो B6 C6 B7 C7 चेंज होता जा रहा है। लिखा हमने क्या था, B4 इंटू C4 लिखा था, लेकिन जब हम इसको कॉपी करते चले गए एक सेल से दूसरी सेल में, तो ये अपने आप क्या होता चला गया, चेंज होता चला गया। तो जब आपके रिलेटिव रेफरेंसिंग में कॉलम भी, देखो कॉलम भी चेंज हो रहा है और आपकी रो भी, दोनों जब आपके चेंज होते चले जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव रेफरेंसिंग। ठीक, मतलब आपका जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली अपने आप अपने हिसाब से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में हमने पढ़ा था कि आपका कॉलम प्लस रो दोनों क्या रहेंगी, फिक्स, क्या रहेंगी, फिक्स, यानी उनका जो एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा, फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फिक्स करने के लिए हम क्या लिखते थे, एड्रेस ए कॉलम और फिर रो, इस तरीके से लिखते थे। तो अगर हमें इनको फिक्स करना है ना दोनों को, तो हम इसके आगे डॉलर का साइन लगा देते हैं। पहले लिखेंगे डॉलर ए, जैसे ही डॉलर लग गया ए के सामने, यानी आपका कॉलम क्या हो गया, फिक्स हो गया। ऐसे रो को भी फिक्स करना है, फिर से हमने डॉलर लिखा और क्या लिख दिया, 1। ठीक, तो यानी अब यहाँ पे आपकी ये रो फिक्स हो रही है और यहाँ पे डॉलर लगने से कॉलम फिक्स हो रहा है, यानी अब इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, आप कितनी बार ही अपनी सेल के अंदर इसको कॉपी करें। देखिए तो क्या कह रहा है, एन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग इज स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द डॉलर साइन अलोंग विद कॉलम एंड रो नंबर इन द सेल। कह रहा सेल के अंदर कॉलम और रो नंबर के साथ हम किसको लगा देते हैं, डॉलर साइन को लगा देते हैं, तो वो दोनों आपकी जो कॉलम और रो है वो फिक्स हो जाती हैं। वो दोनों फिक्स होगी तो हमारा सेल का एड्रेस भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। सेल का एड्रेस हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने कॉलम को भी फिक्स कर दिया और आपने रो को भी फिक्स कर दिया। तो फॉर एग्जांपल करें, देखिए डॉलर बी डॉलर 4, बी किसको बता रहा था, कॉलम को, डॉलर लग गया फिक्स हो गया। 4 किसको बता रहा था, रो को, डॉलर लग गया फिक्स हो गया।
तो कह रहा है यूजिंग डॉलर मीन्स फिक्स टू ए स्पेसिफिक लोकेशन। डॉलर का मतलब ये होता है कि वो आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। कह रहा है इफ यू कॉपी द फार्मूला अक्रॉस रो एंड कॉलम द एब्सोल्यूट रेफरेंस मीन्स रिमेन्स अनचेंज। कह रहा है अब आप उसको कॉपी करते जाओ फार्मूले को, फार्मूला चेंज नहीं होगा। तो उसका एग्जांपल इसने दिया है, देखो इसके अंदर सबसे पहले के अंदर इसने लगाया है $V$4 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी को इसने नीचे कॉपी किया, फार्मूला चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों के सामने क्या लगा था, डॉलर लगा था। फिर वापस कॉपी किया, फिर वापस कॉपी किया। आप कितने टाइम ही इसको कॉपी करें, ये चेंज नहीं होगा, ये फॉर्मूला यही रहेगा। जबकि हमने जो रिलेटिव वाला पढ़ा था उसमें हमारे डॉलर साइन नहीं था, डॉलर साइन नहीं था, तो जितनी बार भी हम इसको कॉपी कर रहे थे ये अपने आप ऑटोमेटिकली सेल पॉइंटर के हिसाब से क्या हो रहा था, आपका चेंज हो रहा था कि कितनी नंबर सेल है उसके हिसाब से अपने आप को क्या कर रहा था, बार बार चेंज कर रहा था। एब्सोल्यूट के अंदर आपका जो है वो ये फिक्स रहता है, सेल एड्रेस चेंज नहीं होता। और फिक्स करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डॉलर साइन का यूज करते हैं। किसके सामने, कॉलम नंबर के सामने और रो नंबर के सामने। इसके बाद आती है मिक्स्ड रेफरेंसिंग। तो मिक्स्ड रेफरेंसिंग में बेटा हमने पढ़ा था कि एक चीज या तो कॉलम या फिर रो, इन दोनों में से एक चीज को हम फिक्स करते हैं। तो फिक्स करने का तरीका हमें पता है, फिक्स करने के लिए हमने क्या लगाना है, डॉलर। तो अगर हमने A1 लिखा, ठीक, आप चाहते हो कि केवल कॉलम फिक्स हो जाए, ए फिक्स हो जाए, तो मैं कैसे लिख दूंगा इसको, सिर्फ किसके सामने डॉलर लगा दूंगा, कॉलम नंबर के सामने। ये तो मेरा फिक्स हो गया, लेकिन 1 को मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब 1 तो मेरा चेंज होता रहेगा, लेकिन ये डॉलर ए मेरा चेंज नहीं होगा। तो ये हमारी किस टाइप की रेफरेंसिंग है, मिक्स। मिक्स क्यों है, क्योंकि इसमें एक चीज़ तो चेंज हो रही है लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं हो रही। यानी आधा पार्ट रिलेटिव वाला है, रिलेटिव में तो चेंज हो रहा था ना, तो आधा पार्ट हमारा क्या है, रिलेटिव। रो हमारी रिलेटिव है और ये हमारी क्या है, फिक्स। और सेल एड्रेस दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा क्या बन गया, मिक्स्ड रेफरेंसिंग। मिक्स्ड एड्रेस हम इसको बोलते हैं। तो देखिए जैसे नीचे आपका एग्जांपल दिया है, क्या करें, कह रहा है मिक्स्ड रेफरेंसिंग इज व्हेन वन पार्ट ऑफ द सेल एड्रेस इज रिलेटिव। सेल एड्रेस का एक पार्ट तो रिलेटिव हो, दूसरा पार्ट क्या हो, एब्सोल्यूट या फिक्स हो। जैसा कि हमने अभी $A1 के अंदर पढ़ा। तो जिसके सामने डॉलर लग गया, कॉलम के सामने लग गया, तो ये फिक्स हो गया। हम ऐसे भी बना सकते हैं कि हम रो को भी फिक्स कर सकते हैं, ए लिख के, और हमने रो के सामने क्या लगा दिया, डॉलर लगा दिया। अब मेरा ये वाला पार्ट क्या हो गया, फिक्स, और ये वाला रिलेटिव। ये भी मिक्स का एग्जांपल है, ये रिलेटिव है और ये फिक्स्ड या एब्सोल्यूट है। तो ये मेरा एड्रेस किस टाइप का है, आपका मिक्स्ड रेफरेंसिंग का एड्रेस है। तो कह रहा है सो आइदर द कॉलम और द रो नंबर शुड बी फिक्स्ड हैव अ डॉलर अलोंग विद इट। कह रहा है आप चाहे इसके अंदर कॉलम को फिक्स कर लो या रो को, लेकिन एक बार में एक ही चीज़ फिक्स होगी। अगर दोनों हो गई तो आपको पता ही है वो तो हमारा क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस है, जिसके अंदर दोनों चीज़ें आप हमारी क्या रहती थी, फिक्स रहती थी। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो उसमें देखो B4, डॉलर किसके सामने लगा है, बी के सामने, लेकिन 4 के सामने कुछ भी नहीं है। तो जब इसने फॉर्मूले को कॉपी किया, फॉर्मूले को नीचे कॉपी किया, तो आप देखो बी तो यूँ कहीं हो रहा, लेकिन नंबर 4 के बाद क्या आ गया, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। लेकिन जिसके सामने डॉलर लगा हुआ था वो आपका क्या रहा, फिक्स रहा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि आप जो है मिक्स रेफरेंसिंग के अंदर आपकी कोई भी एक चीज़ को आप फिक्स कर सकते हैं, या तो कॉलम को या फिर रो को। वही हमारी क्या कहलाती है, मिक्स्ड रेफरेंसिंग। इसको हम आप प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा। इसके बाद आता है बेटा हमारा सेल रेफरेंसिंग दूसरी वर्कशीट में कैसे होगी। देखिए कोई भी जो एक्सेल शीट होती है, अगर कोई एक्सेल शीट आप ओपन करेंगे तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपकी 2 या 3 शीट या और मल्टीपल प्लस का निशान आता है, आप ऐड कर सकते हैं अपनी शीट। तो अगर इस शीट में मेरा कोई डाटा है, उसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ दूसरी शीट में,
तो वहाँ पे हमारा क्या काम आएगा, सेल रेफरेंस हमारा काम आता है। तो अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे आपका एक शीट से दूसरी शीट के अंदर सेल रेफरेंसिंग कैसे काम करता है। तो कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड द फैसिलिटी टू यूज द सेल रेफरेंस ऑफ वन वर्कशीट इन अनदर वर्कशीट। To refer a cell from another worksheet, use worksheet number followed by exclamatory sign and cell letters। कह रहा है एक तो हमें क्या चाहिए, शीट नंबर चाहिए। वर्कशीट का क्या नंबर है, देखो यहाँ वर्कशीट शीट 1 2 इस तरीके से आएगी। अगर हमें शीट 1 में से कुछ लेना तो हम लिखेंगे सबसे पहले उस वर्कशीट का नाम शीट 1। ठीक, शीट 1 लिखने के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क को लगाएंगे। शीट 1 लिखा, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया। उसके बाद जो सेल एड्रेस को हमने यूज़ करना है उस सेल एड्रेस को, सपोज A1 को हमने यूज़ करना है तो हमने लिख दिया A1। ठीक, इस वाले एग्जांपल से हम ये नीचे जो आपकी बुक में दिया है इससे हम और इसको क्लियरली समझते हैं। Let us learn about it with the help of an example. Here we are using the cell address D8 of sheet 1 in sheet 2। कह रहा है आपका ये D8 ये वाला जो है, इधर से देखें आप 8 आ रहा है और ऊपर से देखेंगे तो आपका D आ रहा है। ठीक, ऊपर से देखेंगे तो आपका D आ रहा है। कह रहा है जो आपका ये D8 है, ये D और इधर से ये जो D8 है ये शीट 1 के अंदर है। इस D8 को मैंने यूज़ करना है किसमें, शीट 2। कैसे यूज़ करेंगे वो इसमें बताया, देखिए। तो जिस शीट में मुझे यूज़ करना है मैं पहले उस शीट में चला गया। सबसे पहले मैं चला गया शीट 2 के अंदर। सबसे पहले हम किसमें चला गया, शीट 2 में। ठीक, शीट 2 में जाने के बाद जहाँ खाली ब्लैंक सेल आती है, जहाँ कुछ मैंने लिखा हुआ वहाँ मैंने क्लिक किया और लिखा। मैं डाटा कहाँ से ला रहा हूँ, शीट 1 में से ला रहा हूँ। तो मेरा लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले मैं शीट का नाम लिखूंगा। मेरी शीट का नाम क्या है, शीट 1। क्या है, शीट 1। उसके बाद मैंने समझा था कि क्या लगेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन। और फिर कौन सा सेल नंबर लेके आना मुझे, कौन सा सेल एड्रेस, D8। तो देखो इसी तरीके से आपका लिखा शीट 1 एक्सक्लेमेटरी इक्वल टू जरूर लगाना आपने, इक्वल टू के बिना काम नहीं करेगा। तो शीट 1 एक्सक्लेमेटरी मार्क D8, जैसे आप उसको प्रेस करेंगे वो डाटा आपका यहाँ पे दिखाता है। तो देखें क्या वहाँ पे 300 वैल्यू थी, फिर हम ऊपर वाली शीट में देखेंगे तो हमें दिखाई देगी कि वहाँ पे वैल्यू आपकी 300 ही थी, जो उठ के अपने आप कहाँ पे चली गई, शीट 2 में चली गई। तो अभी हमारी शीट 2 के अंदर आपको दिखाई दे रही है। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी दूसरी शीट का जो है डाटा वो अपनी किसी और दूसरी शीट के अंदर यूज कर सकते हैं यूजिंग दी सेल रेफरेंसिंग मेथड। ठीक बेटा, इसके बाद आते हैं अपने यूजिंग फंक्शंस। फंक्शंस को हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे काम करेंगे। तो फंक्शन क्या है, पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा फंक्शन और फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। हमारी दो चीज़ है, पहला है फंक्शन, फंक्शन एंड फॉर्मूला। यही हमने पढ़ने से, चैप्टर का नाम यही था हमारा। देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या होते हैं, हमारी ऐसी कमांड जो हमें पहले से दे दी गई हो एक्सेल के अंदर, पहले हमें प्रोवाइड कर दी। जैसे कि आपका यहाँ देख रहे हैं अगर फॉर्मूला, ठीक है। फंक्शंस क्या है, आर प्री डिफाइंड कमांड दैट एक्ट ऑन ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल एंड परफॉर्म सम पर्टिकुलर ऑपरेशन क्विकली। कह रहा है आपकी ऐसी पहले से ही दी गई कमांड जो कि किसी सेल पे या रेंज ऑफ सेल, रेंज ऑफ सेल का मतलब होता है आपकी नंबर ऑफ सेल पे एक साथ कोई कमांड लगानी है आपने। नंबर ऑफ सेल सपोज करें आपकी बहुत सारी सेल है, ठीक, मैं इस सेल से लेके इस आखिरी सेल तक यानी इन 3 सेल पे मैं कोई कमांड लगाना चाहता हूँ तो वो हमारी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। ठीक, सेल रेंज हम बोलते हैं। सेल रेंज का मतलब कितनी नंबर ऑफ सेल आपकी रेंज के अंदर है जिनके ऊपर आप कोई फार्मूला लगाना चाहते हैं, ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो कह रहा है एक्सेल 2013 प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ फंक्शन लाइक
कौन कौन से फंक्शन देता है? ऑटो सम। ऑटो सम मतलब अपने आप एडिशन हो जाए। रिसेंटली यूज, अभी अभी हमने कौन सा फंक्शन यूज़ किया? वो फाइनेंशियल, फाइनेंस से रिलेटेड कोई आपने मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ करना है, लॉजिकल लेस देन ग्रेटर देन वाला कोई ऑपरेशन करना है, कोई टेक्स्ट आपने लगाना है, कोई डेट या टाइम आपने लगाना है, लुकअप है, कोई मैथ या ट्रिगोनोमेट्रिक कोई आपने फॉर्मूले लगाने हैं। तो ये सारे फंक्शन हमें ऑलरेडी बने बनाए मिलते हैं। तो ऐसे प्री डिफाइंड कमांड जो हमें पहले से ही एक्सेल के अंदर बनी बनाई मिलती है वो कहलाती है फंक्शन। और फॉर्मूले वो होते हैं जिनको यूज़र यूज़र यानी कि हम खुद से उनको क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, खुद से उनको डेवलप करते हैं और फिर हम एक्सेल शीट में उनको यूज़ करते हैं। तो कह रहा है अब ये जो जितने भी फंक्शंस हैं ये आपकी फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर फार्मूला जो टैब है, ये हमने देख लिया फार्मूला टैब था उसके अंदर जहाँ हम गए थे वहाँ पे आपको देखो ये फार्मूला टैब आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी है। तो इसके अंदर हमें सारे के सारे फंक्शन देखने को मिलते हैं। तो कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाली यूजिंग फंक्शन द फॉलोइंग डिटेल टू बी केप्ट इन माइंड। कह रहा जब भी हम कोई फंक्शन लगाते हैं तो हमें दो चीज़ें या कोई भी फार्मूला होते हैं, दो चीज़ें याद करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या? कह रहा है एक तो फंक्शन का नाम होगा, फंक्शन का नाम होगा, और दूसरा आर्ग्यूमेंट। अब आपको सर आर्ग्यूमेंट से क्या मतलब है? देखिए अगर मैं आपको कहूँ सम, क्या करो आप? सम करो, एडिशन करो, तो क्या ये फार्मूला काम करेगा? मैंने आपको ये नहीं बताया सम किस चीज़ का करना है, नहीं बताया। तो आर्ग्यूमेंट क्या होती है? वो वैल्यू जिनके ऊपर कोई भी काम होना है। अगर मैं कहूँ सम 2 एंड 4, 2 और 4 का सम करो, तो आप आंसर बता देंगे सर 6 आएगा। अगर मैं आपको ये वाली वैल्यू ना दूँ, अगर मैं आपको ये वाली वैल्यू नहीं देता हूँ, तो क्या आप किसी चीज़ का सम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इतना जो पार्ट है ये आपका कहलाता है फंक्शन का नाम। सम, एवरेज, ये जो है ये आपके फंक्शन का नाम, और जो वैल्यू जिनके ऊपर आप वो फंक्शन कर रहे हैं या वो ऑपरेशन कर रहे हैं वो आपकी क्या कहलाएंगे? आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स को हमेशा याद रखना राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जैसे कि मैंने लिखा है। और फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन से शुरू होगा। मैथ में भी आप पढ़ते हैं ऐसे ही लिखते हैं ना, इक्वल टू 2 + 1। इसी तरीके से आप एडिशन करते हैं इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी आप इक्वल टू साइन लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, अंदर जो भी वैल्यू आपने देनी है, या सेल की वैल्यू भी दे सकते हैं आप यहाँ, जैसे मैंने डायरेक्ट वैल्यू दे दी। सेल का एड्रेस मतलब A1, A1 का मतलब है कि A1 जो आपका बॉक्स है, A1 सेल जो है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो प्लस A2, A2 का जो बॉक्स है या A2 की जो सेल है उस सेल के अंदर जो आपका वैल्यू स्टोर है वो दोनों क्या हो जाएंगे? आपके ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ डायरेक्ट आप वैल्यू भी दे सकते हैं और सेल के एड्रेस को भी बता सकते हैं, दोनों तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है कि हमें फंक्शन का नाम बताना है, आर्ग्यूमेंट बताना है, आर्ग्यूमेंट को हमेशा आपके राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखना है और इक्वल टू साइन को यूज़ करना है। तो इसी तरीके से हम देखिए सबसे पहला फार्मूला को पढ़ते हैं एवरेज। हम एवरेज निकालते हैं, जो भी गिवन नंबर होता है हम क्या क्या निकालते हैं? एवरेज कि निकालो। जैसे ये आपका एक नंबर दिए हुए कितने सारे, इसने बोला एवरेज निकालो 12, 23, 34, 30, 10। ठीक, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करें। या तो हम यहाँ पर रेंज बताएंगे। रेंज मतलब मैंने आपको बताया था किस सेल से लेके किस सेल तक, ठीक, कौन सी सेल से कौन सी सेल तक। तो यहाँ पे देखो रेंज इसने ली हुई है, 5 नंबर थे इसके पास। पहली सेल का एड्रेस अगर मैं निकालूँ, पहली सेल का एड्रेस क्या आ रहा है मेरा? यहाँ से ऊपर से ए आ रहा है, ऊपर से मेरा क्या आ रहा है? ए, इधर से क्या आ रहा है? 1। तो पहली सेल का एड्रेस आ गया A1। तो A1 से लेकर मुझे कहाँ तक निकालना है? ये यहाँ पे
इस सेल तक। तो इसका एड्रेस क्या है, ऊपर से क्या आ रहा है ए, और इधर से क्या आ रहा है 5। तो A1 से लेके A5 तक के जितने भी नंबर हैं उनके बीच का मुझे क्या निकालना है, एवरेज। तो बेटा जब भी हम रेंज को स्पेसिफाई करते हैं कि इस सेल से इस सेल पे, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए बीच में हमें हमेशा कॉलम्स का यूज़ करना पड़ता है। ये किसका काम करते हैं, से का, किसका काम करते हैं, से। इसका मतलब है A1 से A5 तक जितने नंबर हैं उनका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपने फार्मूला यही लगा हुआ है, इक्वल टू एवरेज आपकी राउंड ब्रैकेट स्टार्ट A1 लिखा, पहली से A1 थी हमने निकाल के देखी थी, फिर कॉलम लगाया, मतलब से A1 से लेकर A5, लास्ट हमारी क्या थी, हमने ये चेक की थी A5, यानी A1 से A5 तक का एवरेज जिसने हमें निकाल के दे दिया। ये हमारी वैल्यू होगी। जैसे हमने फॉर्मूले को लिख के, इस फॉर्मूले को लिखा और जैसे एंटर किया, एंटर करने के बाद हमारी ये वैल्यू हमें दिखाई दे जाती है। तो ये था हमारा एवरेज फार्मूला। इसके बाद आता है हमारा काउंट फार्मूला। काउंट फार्मूला क्या काउंट करेगा, काउंट मतलब गिनना, ठीक। ये वो वाली सेल काउंट करेगा जिसमें केवल क्या लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं, केवल क्या लिखे हुए हैं, नंबर। ये बताएगा कि कितनी नंबर ऑफ सेल ऐसी हैं, कितने बॉक्स ऐसे हैं जिनमें केवल नंबर लिखा हुआ है, काउंटिंग देगा, टोटल 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो काउंट फार्मूला लगाने के लिए वही तरीका हमारा, इक्वल टू साइन, काउंट लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले ये क्या है एड्रेस A1 ले लिया हमने। रेंज, हमने बहुत सारी सेल है हमारे पास, तो बहुत सारी सेल है, सब में से हमने देखना है, तो हम रेंज को स्टार्ट करेंगे, से लगाया हमने, कॉलन, लास्ट क्या है A, और इधर से 5, A5। जैसे हमने एंटर किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4, देखिए 4 आ रहा है। हम मैनुअली चेक करें क्या, देखो एक सेल है जिसमें नंबर है, ये दूसरी सेल है जिसमें नंबर है, ये तो क्या है, अल्फ़ाबेट है, इसको काउंट नहीं करेगा। इसमें भी नंबर है और इसमें भी नंबर है। कितनी सेल ऐसी हैं जिसमें नंबर है, 2 ये और 2 ये। 4 सेल हमारी ऐसी हैं जिसके अंदर केवल और केवल नंबर वैल्यू है, उसके अंदर किसी टाइप की भी आपकी टेक्स्ट वैल्यू काउंट नहीं करेगा। तो काउंट केवल नंबर और नंबर वैल्यू को ही काउंट करता है काउंट फंक्शन। इसी तरीके से अगर हमें कोई नेचुरल जो है वो लॉगरिथम निकालना है रेज़ टू की पावर में, तो EXP के साथ, एक्सपोनेंशियल के साथ हम उसको यूज करते हैं। क्या लिख देते हैं हम, EXP और ब्रैकेट में नंबर। यहाँ पर रेंज का तो हमारा काम है नहीं, तो यहाँ हम सिंगल नंबर देते हैं जैसे इसने दिया, इक्वल टू EXP ब्रैकेट में नंबर, और एंटर जैसे किया वैसे ही अपने आप ऑटोमेटिकली वैल्यू कैलकुलेट करके हमें दिखाते हैं। इसी तरीके से अगला आता है इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर। अगर हम कोई वैल्यू ऐसे लिखते हैं 19.375, ठीक है, लेकिन हमें ये राउंड ऑफ वैल्यू चाहिए, राउंड ऑफ वैल्यू चाहिए आपका अपने हिसाब से सेट कर ले, तो हम उसके साथ क्या लगा देते हैं, इंट। तो देखें यहाँ पे इसने क्या लगाया हुआ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या लगा, इक्वल टू INT ब्रैकेट स्टार्ट, उसमें ये वाली वैल्यू डाल दी, तो ये हमें क्या राउंड ऑफ 19 करके देगा। अगर 5 से ऊपर होता तो 20 करके देता। तो इंटीजर वैल्यू, नियरेस्ट इंटीजर को राउंड ऑफ करने के लिए हमारा क्या काम होता है, इंट फंक्शन। इसी तरीके से मैथ में आप एलसीएम निकालते हो, तो अगर हमें इसके अंदर एलसीएम निकालना है एक्सेल के अंदर, तो सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल को जो है वो निकाल के हमें देता है। तो हम सिंपल सा लिखते हैं इक्वल टू एलसीएम, पहला एड्रेस, पहली सेल वैल्यू क्या है A1 और अगली कौन सी है, लास्ट वाली A4, और बीच में हमने इसको कॉलम से डिनोट कर दिया। तो जैसे हमने एंटर किया तो ये हमें आंसर दे देगा 50, तो यहाँ पे आपका दिखा है। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट है LEN, लेंथ, कैरेक्टर लेंथ कितनी है। हमारा ऊपर वाला जो काउंट फंक्शन था वो बताता था नंबर को,
ये बताएगा कैरेक्टर्स को। ठीक, अगर आप इसको लिखते हो इस तरीके से इक्वल टू len आपकी राउंड ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स के अंदर, तो कह रहा है इसमें किस वर्ड के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा आउटपुट भी क्या आ रहा है देखिए 9। तो अपने आप ये हमें काउंट करके क्या देता रहेगा, आंसर्स को देता रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा मैक्स फंक्शन। सपोज करो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके ये नंबर दिए हुए हैं, इसमें से बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आपको पहले सारे ध्यान से देखना पड़ेगा, फिर आप कहोगे सर 50 है ना। लेकिन अगर आप एक्सेल में इसी तरीके से आपको निकालना हो मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, मैक्स फंक्शन। इक्वल टू मैक्स लिखो, पहला सेल रेंज और आखिरी, और एंटर कर दो। जैसे एंटर करोगे आपको आउटपुट में क्या दिखा रहा है 50। देखो आउटपुट में क्या दिखा रहा है इसमें 50 की 50 जो है वो सबसे बड़ा क्या है आपका नंबर है। जो नंबर आपने प्रोवाइड किए थे उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, केवल 50 है। तो इस तरीके से आप मैक्स फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। मैक्स फंक्शन का उल्टा आपका होता है मिनिमम। अगर आपने उल्टा निकालना हो सबसे छोटा नंबर कौन सा, तो मैक्स की जगह हम क्या लिख देते हैं, मिनिमम लिख देते हैं, बाकी फॉर्मूला हमारा सेम रहता है। तो इसमें मिनिमम फंक्शन हमारा क्या है 10, क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है आपकी 10 रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपने मोड निकालना है किसी चीज़ का, अरे रिटर्न द रिमाइंडर मैंने नंबर 8, रिमाइंडर क्या रहेगा। ठीक, डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, सपोज 27 को हमने 4 से डिवाइड किया। ठीक, किस पे जा रहा है 6 पे, 6 पे गया 24, रिमाइंडर क्या बचा 3। ठीक, तो ये रिमाइंडर जब हमें निकालना है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम MOD वाले फंक्शन का यूज़ करते हैं। नंबर डालेंगे पहले, पहले तो नंबर आएगा। नंबर हमारा क्या है 27, जिसको डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करना है 4 से, वो लिखते हैं नंबर और उसका डिवीज़र। देखो इसने ऐसे लिखा है 27,4। तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, यानी हमारा रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा। इसी तरीके से किसी नंबर की अगर हमें पावर निकालनी है, हम मैथ्स में कैसे लिख देते हैं 5 की पावर 3 निकालो, कैलकुलेट करें। तो हम क्या करते हैं इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमारा आंसर निकालते हैं 125। ठीक, लेकिन एक्सेल में हम कैसे कर सकते हैं, हम इक्वल टू लिखेंगे पावर, फिर जिस नंबर की पावर निकालनी है वो नंबर कितना है मेरा 5 की निकालनी है। कितनी पावर निकालनी है 3। अगर मुझे 2 निकालनी होती तो मैं 2 कर देता हूँ, 4 निकालनी होती तो 4। पावर कितनी है, पावर बाद में आएगी, पहले नंबर आएगा। पहले नंबर लिखा मैंने 5, फिर उसकी मैंने लिखी पावर। देखो इसने कैसे किया है, पावर लिखा 5 फिर 3, जैसे ही एंटर किया इसका रिजल्ट आ गया 125। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इन सारे नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक्सेल के अंदर आप फार्मूले से करेंगे इस तरीके से, इक्वल टू लिखा आपने प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखने के बाद A1 से A5, A1 है और ये A5, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप आउटपुट जैसे आप एंटर करेंगे आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट है, या मल्टीप्लिकेशन भी हम इसको बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वोशंट, राउंड एंड स्क्वायर। कुछ फंक्शन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तक हमने जितना किया है उसका हम एक बार प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने किया था बेटा टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग पढ़ी थी। तो सबसे पहले हमें क्या ओपन करना होगा, सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेते हैं सिस्टम के अंदर। तो
प्रोसेस लिखेंगे हमें ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। हमने एक्सेल को सर्च किया सर्च बार में, और सर्च करने के बाद एक्सेल के ऊपर हमने टिक किया तो ये हमारा एक्सेल वाला सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, ओपन। हमने एक वर्कशीट ओपन कर ली, तो उसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे केवल कॉलम्स और रो ही दिखाई दे रही होंगी, है ना। कॉलम्स और रो आपको दिखाई दे रही है। या अगर आप ऊपर देखें तो आपकी ABCD बनी हुई है, ये सारे क्या है, कॉलम, ये सारे क्या है आपके कॉलम है, ये सारे क्या है आपके कॉलम है। और अगर आप इधर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, रोज, यानी आपकी इस तरीके से जो है ये सारी क्या है, रो है। तो सबसे पहले हम रिलेटिव रेफरेंसिंग समझ लेते हैं। रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या है। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग में सपोज मैं एक फार्मूला यहाँ पे आपका कुछ एक लिस्ट बना लेता हूँ, जैसे कि आपकी बुक में बनाई गई है। फिर हम इसको डिटेल में करके देखेंगे कैसे चलेगा। इस टाइप की आपकी कोई लिस्ट है जिसको हम करेंगे अभी। मैं आपकी उसको थोड़ा डेमो कर देता हूँ ताकि आपको ये दिख जाएगी। तो इसको ये आइटम नंबर में डाल देता हूँ सपोज, सब आप खाते ही हैं, आपको बताइए। ये टोटल मैं कर दूँ, हमारे टोटल कैसे होगा, 80 रुपये का एक पिज़्ज़ा है, 2 पिज़्ज़ा होने चाहिए। देखिए सेल का एड्रेस आपको कहाँ दिखाई देगा, मैं उसका एक तरीका भी आपको बता देता हूँ। सपोज मुझे इस सेल का एड्रेस निकालना है जिसके ऊपर मैं अभी सेल, तो इस सेल का एड्रेस हमारा निकालने का तरीका हमने समझ लिया था। सबसे पहले ऊपर देखते हैं क्या आ रहा है, डी। फिर से हम लेफ्ट गए, चलते गए क्या आ रहा है हमारा, 4। तो हमारे सेल का एड्रेस क्या हो गया, D4। ठीक, अगर आपको कंफर्म करना है तो कंफर्म करने के लिए सेल को सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेल का एड्रेस आपको दिखाई दे, हमारा कंफर्म होगा कि हमने सेल एड्रेस सही निकाला। आप इसको देखें, अगर मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो एड्रेस चेंज हो जाएगा। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ऊपर से ई और उधर से 4। चेक करें, ये देखिए अब मेरी ई, अगर आप देखें तो ई यहाँ से सिलेक्ट है और 4 यहाँ से। नीचे वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो E6 एड्रेस चेंज हो रहा है मेरा। अगर आप एरो के ऊपर देखें तो E7। ठीक है, तो इस तरीके से हम एड्रेस निकालते हैं। तो हम बात करेंगे रेफरेंस। सपोज मैंने एक फार्मूला लगाया B4 मल्टीप्लाई बाई, ये किससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारी टोटल कॉस्ट में, तो हमने इक्वल टू लिखा। इसका सेल एड्रेस क्या था, B4। देखो B4 है, मल्टीप्लाई बाई C4, 160 आ। अभी हमारा सेल एड्रेस आ रहा है। ठीक, अगर मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C प्रेस किया, अगले में इसको, अगर देखो 160 पे आप क्लिक करते तो ऊपर आपको फार्मूला बार के अंदर इसका फार्मूला लगा हुआ दिखाई देगा, क्या फार्मूला उसने लगाया। अब मैं इसको नीचे वाले में अगर पेस्ट करता हूँ तो देखना मेरा फार्मूला जो है वो क्या हो जाएगा। देखिए
ऊपर वाले का फार्मूला था B4C4, इसका फार्मूला था B5C4। इसी तरीके से मैं फिर नीचे पेस्ट कर लेता हूँ B6C6, फिर नीचे पेस्ट कर देता हूँ B7C7। यानी इसके अंदर जो है रिलेटिव रेफरेंसिंग में आपकी जो है सेल एड्रेस तक चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो गया, इसमें भी चेंज हो गया और इसमें भी चेंज हो गया। आपका जो सेल का एड्रेस है वो आपके पॉइंटर के हिसाब से, पॉइंटर हम किसको बोलते हैं, जो आपका ये ब्लिंक कर रहा है सेल पॉइंटर, यानी जिस सेल को हम पॉइंट करेंगे उसके हिसाब से हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सेल का एड्रेस। यही हमारी क्या कहलाती है, रिलेटिव रेफरेंसिंग, जिसमें दोनों चीजें चेंज हो रही है। देखो P4C4, B5C5, ठीक है, दोनों चीजें आपकी चेंज हो रही है। अब देखिए एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में अगर मैं बात करूँ, सपोज करें ये वाली चीज हमें फिक्स रखनी है, ठीक है। और देखिए फिक्स रखने के लिए मैंने क्या बताया था, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में हमने बताया था कि आपके कॉलम और रो दोनों के सामने क्या लग जाएगा, डॉलर साइन। यानी बी के सामने भी डॉलर साइन लगा दिया और मैंने फोर के सामने भी डॉलर, ठीक। बी और फोर के सामने डॉलर साइन लगाया और मल्टीप्लाई बाय कर दिया उसको 2 से। देखिए अब यहाँ पे B$2, मैं इसको कॉपी कर पेस्ट कर, चेंज हुआ नहीं हुआ, फिर से पेस्ट करो, चेंज हुआ नहीं हुआ, फिर से पेस्ट करो, चेंज हुआ नहीं हुआ। अब अगर आप देखें तो फिक्स हो गया, चेंज नहीं हो रहा। अगर आप इसकी वैल्यू को देखेंगे ऊपर किसी भी सेल में आप जिसमें कॉपी पेस्ट किया था आपने फॉर्मूला में जाएंगे तो वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो क्या होगी, हमारी फिक्स होगी। तो यही हमारी क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब बात आती है हमारी मिक्स्ड रेफरेंसिंग। अभी तो हमने दोनों पे डॉलर लगाया था, मैं केवल $1 हटा देता हूँ, आप किसी का भी हटा सकते हैं, रो का या कॉलम का। मैंने रो का एंटर किया, कॉपी किया, देखो ऊपर चेंज हो रहा है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो अब मेरा फॉर्मूला जो डॉलर जिसके साथ लगा है बी वो फिक्स है। फोर का देखो 5 हो गया, फिर इसका 6 हो गया, फिर इसका 7। यानी जिस कॉलम या रो के सामने डॉलर लगा होगा वो आपका फिक्स रहेगा, बाकी आपका चेंज होगा। इसके बाद देखो का जो है वो आता है सेल रेफरेंसिंग टू अनदर वर्कशीट। ये मेरी 2 शीट है, अगर आप नीचे देख रहे हो तो शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, ठीक है। तो सपोज करें हमने इसका टोटल कर लिया, मैं इसका टोटल ले लेता हूँ। सम वाला फॉर्मूला हमने लगाया था, सम किया मैंने, पहली सेल को सिलेक्ट किया, बीच में कॉलम लगाया, फिर आखिरी सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद, टोटल हो गया मेरा ये। अब इसको मैं यूज करना चाहता हूँ, इस वैल्यू को मैं अपनी शीट 2 के अंदर यूज करना चाहता हूँ। लेकिन शीट 2 में अगर मैं जाता हूँ तो मेरी यहाँ पे खाली है शीट 2, कुछ भी नहीं। शीट 1 के अंदर मेरा ये है, तो मुझे शीट 2 में चाहिए। तो शीट 2 में चाहिए तो पहले मुझे इसका एड्रेस देखना होगा। एड्रेस क्या है इसका, 250 का एड्रेस क्या है, डी इधर से 8, D8, ठीक है। मैं शीट 2 में गया, किसी भी खाली जगह पे मैंने क्लिक किया, इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन लिखने के बाद शीट, इस शीट में से रहना, शीट 1 में से तो मैंने क्या लिखा, शीट 1, और कौन सा सेल का एड्रेस था, D8। जैसे मैंने एंटर किया तो देखो मेरे 250 वहाँ से आपका आ गया, और इसका जो फार्मूला है वो आपको ऊपर दिखाई, यानी शीट 1 में से मेरा आप किस में आ गया, वो शीट 2 में आ गई। वैल्यू रेफरेंसिंग इसी को कहते हैं, जब एक शीट से दूसरी शीट को आप रेफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल रेफरेंस टू अनदर वर्कशीट। तो ये हमारी शीट टू शीट रेफरेंसिंग। इसके बाद हमारा आ गए थे फंक्शन। तो देखिए फंक्शन को समझने के लिए इसी शीट में ऊपर हो जाते हैं फंक्शन को, और मैं यहाँ पे शीट नंबर लिख देता हूँ।
वो दिया नंबर आपको दे दिया, आपको बोला एवरेज निकालो नंबर्स का। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। दोनों की वैल्यू सेम है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 30, 45, 67, 34, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मुझे निकालना है एवरेज, तो मैंने लगाया इक्वल टू, लिखा एवरेज। फॉर्मूले आपको नीचे लिख के भी मिल जाएंगे। ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया, देखिए नंबर 1 2 3 मांगा, तो नंबर 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिलेक्ट कर लो पहली सेल को। मैंने केवल पहली सेल सेलेक्ट कर ली, मैंने क्या लगाया, कॉलम लगाया, तो फिर आखिरी वाली सेल को। अब आप देखोगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगी, पूरी की पूरी रो सिलेक्ट होगी। इसके बाद बंद किया और इसको, ये मेरा क्या आ गया, अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो वही फॉर्मूला फिर इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट। पहला नंबर कौन सा मेरा, ये वाला, फिर मैंने क्या लगाया, कॉमा लगाया। आठवें नंबर कौन सा मेरा, 12, 12 को मैंने टिक कर दिया। देखो अब ये वाला अपना पूरा रो सिलेक्ट होगी, मैंने क्लोज किया ब्रैकेट को। अगर आप देखें इसकी वैल्यू आप किसी तरीके से निकाल लें, दोनों की सेम, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप कैसे भी, कोई भी फॉर्मूला आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली। इसके बाद आता है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन से पहले हम बीच में एक चीज लिख लेते हैं, करेंगे ए बी। काउंट फंक्शन हमें पता है क्या बताएगा, केवल ये बताएगा कितने नंबर ऑफ आपके जो रोज है, सॉरी आपके सेल है उसमें नंबर है, कितनी सेल्स के अंदर आपकी नंबर है। हमने काउंट लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, पहला नंबर चूज किया, फॉर्मूला लगाया, आखिरी नंबर चूज किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। ये हमें बता रहा है केवल 6 हैं। अगले बार देख लेते हैं क्या, इसमें भी सही यही आंसर आ रहा है। काउंट लगाया, पहला सेल, आखिरी सेल, हमने कोई एक नंबर मिस कर दिया। कोई देखते देखते, ये बता रहा है 6 नंबर, 6 सेल ऐसी हैं जिसके अंदर केवल नंबर है, काउंट करते हैं। तो नंबर 1 नंबर है, 2 इसमें भी नंबर है, इसमें नंबर नहीं है, ठीक है, इसमें टेक्स्ट है, 3 4 5 और 1। तो 6 सेल ऐसी है जिसमें नंबर थे, आंसर इसका करेक्ट है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 नंबर है, नंबर में 4 एंड 5। यहाँ पे हमारे कितने नंबर हैं, 5 नंबर है, तो इसमें हमने आंसर भी 5 दिया है। ठीक? तो इस तरीके से आप काउंट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आया था आपका एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। इसमें तो हमें केवल ई एक्स टी लिखना है और सीधा नंबर हमें स्पेसिफाई करना है। ठीक, देख लेते हैं, इक्वल टू लिख के ई एक्स टी लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करें, कोई भी नंबर दे दें, तो मैंने 5 दे दिया, ब्रैकेट बंद किया। जब इसके 148 के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला अब आपको ऊपर दिखेगा, नीचे केवल यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखेगा। फॉर्मूला अगर आपने देखना है तो ऊपर फॉर्मूला बार के अंदर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से इंट इंटीजर वैल्यू अगर आपने यूज करना है, आई एन टी आप लिखेंगे, ब्रैकेट करेंगे, कोई भी वैल्यू दे दें आप, 19.375 दे रखते हैं, 678 देता है, तो राउंड ऑफ उसने 19 पे उसको किया। फॉर्मूला देखना है तो आपको यहाँ, इसका फार्मूला देखना है तो इसको सिलेक्ट करें, इसका फार्मूला इसको देखना है, इसको सिलेक्ट करें, इसका फार्मूला।
इसी तरीके से अब एलसीएम लेते हैं अपने 10 का, 12 का, 8 का। एलसीएम लेने के लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है एलसीएम मैट्रिक्स का। पहला नंबर चूज किया, आखिरी नंबर चूज किया, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर किया। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। और एलसीएम का फार्मूला आपको दिखाई ऊपर दे रहा है। ठीक, इसी तरीके से बाकी फार्मूले भी आपके काम करेंगे। इसी में मैं आपको मैक्स और मिन का और बता देता हूँ। देखिए मैक्सिमम नंबर देखना है आपको दिख रहा है मैक्सिमम नंबर 12 है। हम चेक कर लेते हैं। हमने क्या लिखा मैक्स लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, पहला नंबर चूज किया, कॉलन लगाया, आखिरी नंबर चूज किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर। 12 हमारा मैक्सिमम नंबर है। 12 हमारा मैक्सिमम नंबर। हम मिन कर देते हैं, उसको मैक्स को हटा देते हैं, हम लिख देते हैं मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर है हमारा 8। देखते हैं क्या आंसर सही आ रहा है। आंसर हमारा सही आ रहा है। मिनिमम नंबर हमारा क्या है 8। ठीक, इसी तरीके से आपको पावर वाला देखो। सपोज पावर निकालनी है आपने, पावर लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, पहले लिखते हैं नंबर। जब आप टाइप करेंगे तो देखो नीचे आपको हाईलाइट भी कर रहा है कि पहले नंबर लिखो फिर उसकी पावर लिखो, आपको बताता भी रहता है, लेकिन आप याद रखें। सपोज 2 की निकालेंगे मुझे पावर 4। 2 की पावर 4 हमारी कितनी होती है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 बार आप 2 को मल्टीप्लाई। अब जैसे एंटर करूंगा तो क्या आ रहा है? जी बिल्कुल सही। और आप इसका फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं। 2 की पावर मैंने कितनी ली है 4, यानी 2 की पावर 4। तो मैंने कितने बार मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और मेरा रिजल्ट आपका क्या आ रहा है? आपका 16 आपका। हाँ, तो इस तरीके से बेटा आप इन फॉर्मूले को यूज़ करें, प्रैक्टिस करके देखें। कोई समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका प्रोडक्ट का फार्मूला आप करके देखिए, मोड का फार्मूला आप करके देखिए। जो 2-3 फार्मूले मैंने छोड़े हैं वो आप बुक की हेल्प से आप करके देख सकते हैं। फिर भी कहीं डाउट सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।